दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 23 अक्टूबर 2020। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है? तो भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट में। यह रिपोर्ट जारी की जाती है OECD के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो जैसा इसका नाम है वही इसका उद्देश्य भी है। इसकी स्थापना 1960 में आर्थिक प्रगति और वैश्विक व्यापार को प्रमोट करने के लिए की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। OECD में कुल 36 विकसित देश शामिल हैं और इन्हीं 36 विकसित देशों को कहा जाता है OECD कंट्रीज या OECD देश। तो इन्हीं OECD देशों में विभिन्न देशों से जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उन प्रवासियों द्वारा इन देशों की नागरिकता प्राप्त करने का जो डेटा है वह जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर रखा गया है चीन को, दूसरे स्थान पर रखा गया है प्यारे भारत को, तीसरे नंबर पर रखा गया है रोमानिया को। अगला प्रश्न देखते हैं, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर पुस्तक इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछी जाएगी। यह लिखी गई है NK सिंह के द्वारा। ये कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा, पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, नंद किशोर सिंह। ठीक है, पूरा नाम ऐसे नहीं पूछा जाएगा, विकल्प में नंद किशोर दे सकते हैं, ठीक है, नील कुमार दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए नंद किशोर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्थान के द्वारा द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 जारी की गई? तो द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आप जान रहे हैं लगातार मशीनीकरण हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, जिसके कारण जॉब्स का नंबर कम होता जा रहा है। तो इसी टॉपिक पर आधारित है यह रिपोर्ट, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट में बताया गया कि मनुष्य और मशीनों के बीच काम के विभाजन, ऑटोमेशन, स्वचालन के कारण 2025 तक ग्लोबली वैश्विक स्तर पर 85 मिलियन नौकरियां प्रभावित होंगी और कोविड-19 ने इस परिवर्तन को और तेज कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस देश ने वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण दर्ज किया है? तो सर्वाधिक वायु प्रदूषण 2019 में दर्ज किया है भारत ने। यह रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है? स्टेटस ऑफ ग्लोबल ईयर 2020 की रिपोर्ट यह जारी की गई है अमेरिका स्थित हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिए आप, GBD के द्वारा। ठीक है, या फिर मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। यह इंस्टीट्यूट स्थित है अमेरिका में। ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो सर्वाधिक भारत में है और भारत में लगातार 2010 से इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और भारत इस ओर कोई भी प्रयत्न नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई एंटी सबमरीन वारफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS कावारती। यह एक युद्धपोत है। इसका निर्माण किया गया है नौसेना के संगठन DND के द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन। ठीक है, कॉर्वेट क्या है? ये युद्धपोत की एक श्रेणी है। भारत में कुल युद्धपोत की 7 श्रेणियां हैं। आपको बता देते हैं कौन कौन सी हैं। कॉर्वेट, फ्रिजिड, कुरियर्स, सबमरीन, उभयचर हमला जहाज, एम्फीबियन वॉरशिप्स, ठीक है, विमान भाग और विध्वंसक। तो उन्हीं युद्धपोतों की जो 7 श्रेणियां हैं उसमें से एक श्रेणी है कॉर्वेट। ठीक है, और इसी में नई सबमरीन जारी की गई है INS कावारती। ये क्या करेगी? ये जो अन्य देशों की सर्विलांस वाली पनडुब्बी है उन्हें खोजने में सक्षम है। साथ में ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी की है। स्टील्थ अर्थात ये दूसरे देशों के रडार में नहीं आती है। ठीक है, बिना दूसरे देशों को सजग किए उनकी पनडुब्बियों को खोज सकती है, उसे नष्ट कर सकती है। इसके साथ ही याद रखिएगा INS कावारती को प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 28 में कुल 4 सबमरीन को बनाना था, INS को बनाना था, जिसमें से 4 बन चुके हैं। ठीक है, तो पहला कौन था? INS कमोटा, दूसरा था INS कदमत और तीसरा था INS किल्टन और चौथा और आखिरी है INS कावारती।
INS कावरत्ती को कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो आपको याद रखना है विशाखापट्टनम में। बनाया किसने, डेवलप किसने किया है इसको? तो DND ने, नौसेना संगठन DND ने। इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, कम लागत वाली कोविड-19 परीक्षण इकाई, कोविड-19 टेस्टिंग यूनिट कोविरैप, जिसे ICMR द्वारा अनुमोदित किया गया था, किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो यह विकसित की गई है IIT खड़गपुर के द्वारा। ठीक है, इसे किसने परमिशन दी है, मंजूरी प्रदान की? ICMR ने, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये क्या है? एक मशीन है जो कोविड-19 का टेस्ट करेगी। यह टेस्ट मात्र 1 घंटे में कर देगी और काफ़ी कम लागत पर, मात्र 500 रुपये की लागत पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो हाल ही में पंजाब राज्य ने एक विधेयक जारी किया था जिसमें जो केंद्र के 3 कृषि कानून हैं उनको खारिज किया गया और नया राज्य कृषि विधेयक लागू किया गया। तो आपका उत्तर हो गया पंजाब। ठीक है, इन्होंने जो राज्य कृषि विधेयक लागू किया है उसके अंतर्गत एक प्रावधान किया है कि धान और गेहूं को MSP से कम खरीद का अगर दबाव बनाता है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को 3 साल की सजा दी जाएगी। ठीक है, हालांकि ये तो पहला राज्य है पंजाब जिसने कृषि कानूनों को खारिज कर दिया है। अभी बहुत से राज्य इस कानून को खारिज करेंगे और इसके पीछे का जो मोटिव है वो ऐसा नहीं है कि राजनीति से प्रेरित है, सही भी है। कारण क्या है? जो नए कृषि कानून है उसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जो बड़े बड़े बोल सकते हैं ना रिच हाउसेज हैं, उन्हें कहा गया है कि वो किसानों की जो प्रोड्यूस हैं, वीट है, राइस है, उनका प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं। तो आपको लगेगा कि इसमें बुरा क्या है? अच्छी बात है, किसानों का जो अनाज है वो अच्छे दामों में बिक जाएगा। लेकिन देखिए क्या होता है, शुरुआत में जो बड़े बड़े हाउसेज होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, ये ऊंचा दाम लगाते हैं कि ठीक है हम आपके गेहूं ऊंचे दाम पे खरीदेंगे, आप बेचिए। तो किसान किसको बेचने लगेंगे? कॉर्पोरेट हाउसेस को। लेकिन जो राज्यों की एजेंसियां हैं, APMCs बोलते हैं जिन्हें, जो MSP पर गेहूं और धान का प्रोक्योरमेंट करती हैं, अधिग्रहण करती हैं, तो ये इनमें आके कोई किसान नहीं बेचेगा। अगर इनमें नहीं बेचेगा तो ये धीरे धीरे ठप पड़ जाएंगी और फिर कौन बचेगा? अकेला कॉर्पोरेट सेक्टर बचेगा। अब कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ से मनमानी कर सकता है। वो क्या कर सकता है कि अब तो कोई ये कहीं और अपना धान और गेहूं बेच नहीं पाएंगे, तो वो जो अभी तक 1800 रुपये का गेहूं बिकता था वो कहेंगे कि हम 1000 रुपये का खरीदेंगे, अगर आप बेचना चाहें तो बेचिए। तो किसान के पास तब कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। इसीलिए क्योंकि इस जो कृषि कानून है इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उन्हें MSP से नीचे दाम पर नहीं खरीदना है। ठीक है, MSP से नीचे दाम पर कॉर्पोरेट सेक्टर किसानों से खरीदारी नहीं करेंगे, ये प्रावधान नहीं है और यही चिंता का विषय है। कम से कम जितनी लागत है उतना तो उनको मिलना ही चाहिए। ताकि जरूरी नहीं ऐसा हो, ये केवल एक डर है, लेकिन कोई भी योजना बनाई जाती है तो उसके भविष्यलक्षी परिणामों को भी देखना चाहिए। तो इन्हीं सब कारणों से पंजाब ने कृषि कानून को खारिज कर दिया है। तो आपको एक चीज़ और बता देते हैं, MSP जारी कौन करता है? आपको ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया होगा, आपको याद भी होगा। MSP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP की अनुशंसा पर भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन जारी करता है। ठीक है, यानी अनुशंसा किसकी होती है? CACP की, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस की। ठीक है, और इन्हें जारी कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन। तो MSP पर खरीद कौन करता है? जो APMCs होती हैं, स्टेट की एजेंसीज होती हैं, वो MSP प्राइस पर किसानों से गेहूं और चावल खरीदती हैं। ये कुल 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है। और कब जारी किया जाता है? बुवाई सीजन के पहले। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में महिलाओं की स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह गोल्ड मेडल जीता गया है एलावेनिल वलारिवन के द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप का आयोजन किसने किया था? ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन किया था बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा। ठीक है,
इसमें महिला स्पर्धा में एला वेनिल वलारिवन जीती हैं और पुरुष स्पर्धा में जापान के नाया ओकाडा जीते हैं, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। और इन्होंने किसको हराया है? तो भारत के साहू तुषार माने को इन्हें मिला है रजत पदक। ठीक है, तो इनका और इनका नाम याद रखिएगा। एला वेनिल वलारिवन को मिला है गोल्ड मेडल महिला स्पर्धा में, साहू तुषार माने को मिला है रजत सिल्वर मेडल। ठीक है, इसके साथ ही पीछे आप एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे जो हमने बताया कि ऐसा खतरा हो सकता है, ये भविष्य में ऐसा हो सकता है। एक एग्जांपल देते हैं आपको। जब जियो की सिम आई थी तो क्या किया कॉर्पोरेट सेक्टर ने? फ्री में बांटा, आप साल भर फ्री में चलाइए, लोगों ने खुशी से लिया। तो देखिए ना, बीएसएनएल जिनके पास थे उन्होंने सबने बीएसएनएल छोड़ दिए और जियो की तरफ आ गए। और देखिए बीएसएनएल बिल्कुल डूब रहा है, इवन डूब चुका है, राइट। लेकिन अब अकेला प्लेयर कौन बचा है? रिलायंस जियो बचा है। वो तो शुक्र मनाइए कि एयरटेल वगैरह हैं, नहीं तो क्या होता। रिलायंस ने क्या किया, अब अपने पैक्स महंगे कर दिए हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपके पास केवल कॉलिंग की फैसिलिटी रहे, नेट आपको नहीं डलाना है, तो ऐसी फैसिलिटी भी बड़ी महंगी है। और केवल आप चाहते हैं कि लाओ 1 GB का डेटा डला लें, जो पहले मिल जाता था 100-150 में, अब वो भी पॉसिबल ही नहीं है, आपको सीधे 400 या 500 का रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से भविष्य में जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं वो आपको मजबूर कर देते हैं। ठीक है, शुरुआत में मलाई खाने को देते हैं, लेकिन बाद में आपसे सीधा रसगुल्ला वसूलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। तो इसका शुभारंभ किया गया है लखनऊ में। ठीक है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत आनंदीबेन पटेल ने 100 गुलाबी स्कूटर, पिंक स्कूटर और 10 4 पहिया वाहनों को भी रवाना किया। जितने भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पर वुमेन्स की सेफ्टी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट यह गृह मंत्रालय का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना। ठीक है, इसका कार्यान्वयन 8 शहरों में मुख्यतः किया जा रहा है, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, चेन्नई में। ठीक है, तो इसी की एक पहल की शुरुआत लखनऊ में आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा कर दी गई है। तो ये है आज का सेशन। अब देख लेते हैं आज के प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों प्रश्नों को एक ही कमेंट में लिखिएगा ताकि आपके कमेंट को पिन किया जा सके। तो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। देखिए, जो पिछले प्रश्न थे उनका सबसे पहले सही जवाब सुधीर कटियार जी ने दिया था, उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। आप उनके कमेंट को देख सकते हैं, काफ़ी विस्तृत आंसर उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा उनका प्रयास है। पहला प्रश्न देखते हैं। फिलहाल भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसकी स्थापना की जा रही है, आपको बताना है। आपके विकल्प हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित राज्य ने सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है? तो आपको बताना है पहली बात तो भारतीय पर्यटन सांख्यिकी किसके द्वारा जारी की गई है। फिर आपको बताना है सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किस राज्य ने किया है। आपके विकल्प है पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? आपके विकल्प हैं 98, 94, 88, 64। साथ में बताइएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। अब बात करते हैं पिछले सवालों की, जिनका जवाब हमें देना है। इन प्रश्नों का सबसे पहले सही जवाब सुधीर कटियार जी ने दिया था। पहला प्रश्न है, हाल ही में कल्पना चावला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कल्पना चावला पुरस्कार, यह पुरस्कार दिया जाता है, पहली बार दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा, और 2 लोगों को मिला है, भीम सिंह और डॉक्टर आयशा को। ठीक है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो लोग सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर रिसर्च करते हैं, उन वैज्ञानिकों को कल्पना चावला पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इन्फ्यूजर जो हाल ही में खबरों में थे किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में स्थापित किए गए हैं? तो इन्फ्यूजर्स क्या हैं? ये पर्यावरण से संबंधित हैं, इनकी स्थापना की गई है दिल्ली में। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, देश में सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से किस राज्य के दोसवाड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जा रहा है?
तो सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में, गुजरात के दोशवाड़ा में। तो ये है आज का सेशन। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।